ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। मंच पर उपस्थित अन्य डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी, जिनका बहुत ही मननीय प्रवचन आपने अभी सुना, मीता झा जी, प्रमिता सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित अन्य अध्यापकगण, प्यारे विद्यार्थी मित्रों, भाइयों एवं बहनों, सबसे पहले तो मैं आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यह अनायासी मौका दिया आप सबसे मिलने का। सबको सुनाई दे रहा है ठीक से? विद माइक और विदाउट माइक? विदाउट माइक कैसा चल रहा है? अच्छा है, इसका खुद का आवाज है। तो सबसे पहले तो आयोजकों को मैं आप धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। सचमुच में मैं तो रायपुर से पास हो रहा था। आपको मालूम है रामकृष्ण मठ मिशन के 200 सेंटर हैं देश विदेश में, 50 विदेश में, 150 भारत में। हेडक्वार्टर बेलूमठ कलकत्ता। तो हर साल हमारे एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है। तो इस समय की एनुअल कॉन्फ्रेंस 21-22 को है, इसलिए मैंने सोचा कि रायपुर में ब्रेक जर्नी कर लूं और सब लोगों से मिलना भी हो जाएगा। और कल 50 साल बाद हमारे यहाँ की गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अभी जो NIT बन गई, उसी में मैंने 1970 में पास किया था। उसके बाद मेरा रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी का कांटेक्ट नहीं था। तो कल 50 साल बाद उन्होंने कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, कि आपका जीवन अलग प्रकार का है, हमारा अलग प्रकार का, हम आपसे जरा एक्सचेंज करना चाहें कि कौन ज्यादा सुखी है। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि आप ज्यादा सुखी हैं। तो कल वो हुआ था और फिर बाद में मीता झा जी को पता चला ओम प्रकाश वर्मा जी के माध्यम से कि मैं रायपुर आ रहा हूँ। इस प्रकार से एक दिन, केवल एक दिन के लिए कल आया और आज चला जाऊंगा। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ इस प्रकार का एक सेमिनार चल रहा है, उसके लिए आप आए तो अच्छा है। तो मैंने 2 कारणों से उसको स्वीकार किया। एक, पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट होने के नाते मेरा कर्तव्य होता है कि इस यूनिवर्सिटी में थोड़ा योगदान दूं, जितना हो सके। और दूसरा, ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही महत्व का सब्जेक्ट है। इसी विषय पर मैं बोलता रहता हूँ, मेंटल हेल्थ एंड यूथ। आज के आधुनिक युवाओं की बड़ी समस्याएं हैं और ये मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। सुसाइड प्रिवेंशन हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो यह एक अत्यंत बर्निंग इश्यू है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू। तो इसलिए मैंने कहा कि इसके ऊपर तो जरूर से मुझे, जब ये विषय कहा गया तो मैंने कहा मैं अवश्य आऊंगा। और बहुत ही टाइट शेड्यूल था, फिर भी मैंने कहा कि नहीं, इस विषय पर तो जाना ही होगा। ये बहुत ही महत्व का विषय है। तो सबसे पहले तो मैं स्कूल ऑफ स्टडीज इन साइकोलॉजी एंड पब्लिक आउटरीच सेंटर, इनको ये अभिनंदन देना चाहूंगा, हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन, फॉर 2 रीजंस। नंबर 1, इस प्रकार का केवल एक दिन का मेंटल हेल्थ डे नहीं बनाया, पूरे 10 दिनों तक ये पूरा चला, इतना लंबा। डिटेल्स दे दी गई कौन से दिन क्या हुआ था। तो कल लास्ट डे बचा है, कल है ना, कल लास्ट डे। तो ये इतने सारे दिनों में जो हुए उसके भी मुझे थोड़ा बताया गया। विषय बहुत ही अच्छे विषय चुने गए, बहुत ही अच्छे स्पीकर भी चुने गए। तो ये बहुत ही अच्छी प्रकार से ये जो कार्यक्रम हो गए हैं, अभी चल रहा है, ये बहुत ही सुचारू रूप से चल रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर ये जो चर्चा चल रही है। इसलिए खास मैं ये दोनों डिपार्टमेंट्स को अभिनंदन देना चाहूंगा, उनकी विचार शैली के लिए, उनकी दूरदर्शिता के लिए और उस प्रकार की सोच के लिए। और आप लोगों को
जितने यहाँ बैठे हैं उनमें से विशेष करके युवा लोगों को, विद्यार्थियों को मैं विशेष अभिनंदन देना चाहूंगा। पहले सुन लो क्यों, तब ज्यादा जोर से नहीं। इसलिए क्योंकि आप सबकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है, इसका प्रमाण मुझे मिल गया। हमारे यहाँ गुजरात में इलेक्ट्रिसिटी जाने से 50% उनका कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है और माइक नहीं जब चलता है तो 25% और भी चला जाता है और कुछ पीछे से अपना अपना सरकना शुरू कर दिया। लड़की गई केवल, मैं सब देख रहा था, इतना एक ही गया। हमारे गुजरात में रहता तो ये हाल खाली हो जाता, आगे सुनने सामने वाले प्रोफेसर तो जा नहीं सकते बेचारे। अब यहाँ पर तुम लोग नोट आउट रहे, यही बहुत बड़ी बात है। पहली बात केवल नोट आउट नहीं रहे, जिस प्रकार से उत्कंठा पूर्वक आप लोग सुन रहे थे विद फुल कंसंट्रेशन, एकाग्रता के साथ, इलेक्ट्रिसिटी गई, आपका कंसंट्रेशन ब्रेक नहीं हुआ। गर्मी बहुत हो रही है, आपका कंसंट्रेशन ब्रेक नहीं हुआ। आपने अपना स्थान च्युत नहीं कर दिया, अपने पदस्थान को छोड़कर के बाहर नहीं चले गए। बाहर मालूम है बाहर में अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा, फिर भी इस कार्बन डाइऑक्साइड में आप लोग बैठे रहे। इसका मतलब है आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी, पर फिर भी आपको आज का प्रवचन सुनना चाहिए, इसलिए कि आपको दूसरों की मेंटल हेल्थ ठीक करनी है। इसमें से साइकोलॉजी के स्टूडेंट कितने हैं? और ज्यादा करके साइकोलॉजी के स्टूडेंट लगभग सभी लोग हैं, बहुत अच्छा है। तो जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट है उनको मैं विशेष अभिनंदन देना चाहूंगा कि आप लोगों का जो कैरियर डेवलपमेंट होने वाला है वो बहुत बढ़िया कैरियर डेवलपमेंट होने वाला है। उसकी जो कि मानसिक अस्वस्थता बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। अभी जो कल जो डिमांड होने वाली है वो डॉक्टर की नहीं होगी, साइकोलॉजिस्ट की डिमांड बढ़ने वाली है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अमेरिका द्वारा सर्वेक्षण किया गया, उन्होंने पाया एटलीस्ट 25% of the Americans are suffering from some form of mental disorder. 25% लोग किसी न किसी प्रकार की मानसिक अस्वस्थता से भुगत रहे हैं। On an average, at least one person in a family, on an average, at least one person in a family goes regularly to a psychiatrist. ये वहां का फिगर्स है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ जापान के सर्वेक्षण ने क्या कहा? 42% of the executives of 44 above are suffering from mental disorder. 100 new mental hospitals opening on an emergency scale. 100 नई मेंटल हॉस्पिटल जापान में। ये जब जापान अमेरिका का मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये these are so called developed countries। हमारे मन में ऐसा है कि सबसे बड़ा रुपया बाबा, सबसे बड़ा रुपया, बस पैसा आएगा तो सब प्रकार की समस्याएं समाधान हो जाएगी। ये बात ठीक है कि फाइनेंशियल रीजन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर कमिटिंग सुसाइड, बट दैट इज नॉट द ओनली रीजन, देयर आर मेनी अदर रीजंस। और उसका परसेंटेज फाइनेंशियल रीजन, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी या कर्ज हो जाना या गरीबी या भूखमरा, ये परसेंटेज कम है। पर और दूसरे जो रीजन है, रिलेशनशिप्स वगैरह बहुत सारे नए आ रहे हैं युवाओं में, विशेष करके जो सुसाइड की टेंडेंसी आ रही है दूसरे रीजन से। और ये साइकोलॉजिस्ट लोगों ने कहा कि जो हैप्पीनेस कर्व है वो हाइपरबोलिक है। हैप्पीनेस गोज ऑन इंक्रीजिंग एज यू गो ऑन हैविंग मोर एंड मोर मनी। जितना पैसा ज्यादा आएगा उतना सुख मिलेगा। कब तक? जब तक आपकी बेसिक नेसेसिटीज का निर्वाह नहीं हुआ। आफ्टर गेटिंग रोटी कपड़ा मकान, ये तीन हो गया आपके पास। रोटी कपड़ा मकान प्राप्त करने के बाद
सेटिस्फैक्टरली, ये 3 आपके जो करते हैं उसके बाद में जितना पैसा आता है पहले ग्राफ चलते जाता है और उसके बाद में ये तीनों का सेटिस्फैक्शन हो गया, उसके बाद हैप्पीनेस कम डाउन होता जाता है। जितना पैसा आएगा उतना और आमदनी होते जाएगी। ये सब अभी जो आ रहा है हैप्पीनेस सर्वे, उससे यही पता लगता है। कुछ साल पहले लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने सर्वे करके देखा हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, मालूम है कौन सी कंट्री? बांग्लादेश। उस समय का बांग्लादेश, अभी शायद करेगा तो भूटान, क्योंकि भूटान ने जीएनएस शुरू कर दिया, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। पहली बार किसी देश ने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट दिया। पर ये बांग्लादेश वाज द पुअरेस्ट कंट्री और उसमें हैप्पीनेस ज्यादा थी। इसका कहने का मतलब नहीं कि हम लोग को पुअर होना चाहिए, इसका मतलब नहीं कि हमको पैसा नहीं चाहिए। कहने का मतलब केवल पैसे के द्वारा जीवन में सुख शांति नहीं आ सकती है, ये साइकोलॉजिस्ट लोगों ने प्रमाणित कर दिया। तो ये हमारी मेंटल हेल्थ के जो बारे में बात करते हैं, इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, बहुत ही वास्ट टॉपिक है। मैं केवल कुछ पहलुओं को ही मैं ले सकूंगा। एक बात हुई थी, डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा ने बताया बॉडी माइंड रिलेशनशिप। ये बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए और शरीर की मन पर असर होती है, मन की शरीर पर असर होती है। Why we are talking about mental health? Because mental health and physical health both are combined. दोनों अलग अलग नहीं है। मेंटल हेल्थ नहीं होगी तो फिजिकल हेल्थ नहीं आएगी और फिजिकल हेल्थ नहीं होगी तो मेंटल हेल्थ नहीं आएगी। डॉक्टर डीन ऑर्निश, उन्होंने किताब निकाली रिवर्सिंग द हार्ट डिजीज और उन्होंने कहा भाई कंट्रोलिंग द माइंड बाय हैविंग डाइट, प्रॉपर डाइट एंड मेडिटेशन, उन्होंने बाईपास सर्जरी को बाईपास कर दिया कितने लोगों को। मैं जब राजकोट में था, वहां पर हमारे पहचान वाले थे डॉक्टर, वो बाद में पुणे में चले गए। तो मैं जा रहा था हैदराबाद, तो ट्रेन जा रही थी पुणे, तो उन्होंने कहा स्वामी जी आप पुणे से जा रहे थे, मुझे बहुत दिन से आपको मिला नहीं हूँ, आपका कोच नंबर बता दीजिए, मैं आपको मिलने रेलवे स्टेशन आऊंगा। मैंने कहा कोच नंबर दे दिया। उसके बाद उनका फोन आया, स्वामी जी मेरे को बड़ा दुख हो रहा है, आपको बताते कि मैं स्टेशन नहीं आ पाऊंगा। मैं कल गया था डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने सब चेकअप करके कहा आपको इमीडिएटली बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी और इसलिए उस दिन मेरा ऑपरेशन है, नहीं आ पाऊंगा। मुझे बड़ा दुख हुआ, जो भी होगा। अब मैं तो पुणे स्टेशन में अपने डिब्बे में आराम से बैठा था, क्योंकि मुझे मालूम है तो डॉक्टर साहब आने वाले नहीं। डॉक्टर हाजिर हो गए। डॉक्टर यू आर सपोज्ड टू बी एट द ऑपरेशन थिएटर। यस स्वामी जी, वेरी ट्रू, सचमुच में मैं ऑपरेशन थिएटर में जाने वाला था। उसके बीच में डॉक्टर डीन ऑर्निश की किताब आ गई, रिवर्सिंग द हार्ट डिजीज। मैंने उन लोगों का डाइट एंड कंट्रोल होने का 15 दिन का कोर्स किया और डाइट कंट्रोल मेडिटेशन का कोर्स करने के बाद मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बोला यू आर परफेक्टली ऑलराइट, यू डोंट नीड बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी मेंटल हेल्थ के द्वारा फिजिकल हेल्थ कैसे ठीक होती है? डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, उन्होंने 25 साल तक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट ऑफ मेडिटेशन, इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन द माइंड, ऑन ब्लड प्रेशर। और उसके बाद में उन्होंने किताब लिखी द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, और उसमें से उन्होंने प्रमाणित करके बोला जो रेगुलरली मेडिटेट करते हैं, ध्यान करते हैं, उनका ब्लड प्रेशर लोअर डाउन हो जाता है। ये उन्होंने प्रमाणित करके बताया। बाद में डॉक्टर दीपक चोपड़ा की कई किताबें निकली है, आपको मालूम है द परफेक्ट हेल्थ, द एटलेस बॉडी, द टाइमलेस माइंड, द क्वांटम हीलिंग। ये सब किताबों में उन्होंने बॉडी माइंड रिलेशनशिप के बारे में बताया। तो इस शरीर और मन का एक दूसरे से संबंध है। मेंटल हेल्थ यदि रहेगी तो ही आप फिजिकल हेल्थ रख सकते हैं। इट इज नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अप द मेंटल हेल्थ। और विशेष करके आज 65% यूथ हमारे, जबकि इंडिया में यंग है, इस यंग इंडिया, यंगेस्ट सबसे ज्यादा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा लोग भारतवर्ष में हैं। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा युवा भारत में है। और ये युवा यदि मेंटली हेल्थ ठीक नहीं रहा तो इसका कोई एडवांटेज हमको मिलेगा नहीं। इसलिए युवाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और ये कहा गया
कि अभी सुसाइड प्रिवेंशन इस साल का जो मेंटल हेल्थ डे का जो मेन था, जैसा डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा ने बताया, उसका फोकस था सुसाइड प्रिवेंशन। व्हाई? बिकॉज सुसाइड बहुत बढ़ रहे हैं, केवल भारत में नहीं बढ़ रहे हैं, सारे विश्व में बढ़ रहे हैं। पर चिंता का विषय है युवा वर्ग में सुसाइड का प्रिवेंशन ज्यादा है, सुसाइड का परसेंटेज ज्यादा है, और इसलिए युवा वर्ग और मेंटल हेल्थ ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। युवा वर्ग सबसे ज्यादा, अभी द थर्ड मोस्ट किलिंग डिसीज इज डिप्रेशन। डिप्रेशन इज कमिंग अप। डिप्रेशन बहुत ही महत्व का विषय हो गया। मोस्ट ऑफ द यूथ आर नाउ सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, माइल्ड फॉर्म में, नॉट इन, कहीं कोई यूथ दे आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, फ्रॉम डिप्रेशन इन अ वेरी बिग वे, और सुसाइड का परसेंटेज बढ़ रहा है। सुसाइड की कितने सारी किताबें निकल रही है। अमेरिका में किताब निकली है, किताब का नाम है द फाइनल एक्सिट, और ये डम्फ्रीज ने लिखा है, किताब लिखा है हेनरी, और उन्होंने वो जो किताब निकाली, वो किताब वो खुद भी एक्सिट हो गई, आजकल बाजार में मिलती नहीं, इतनी सारी बिक गई, फाइनल एक्सिट किताब ही एक्सिट हो गई। बहुत मुश्किल से मुझे एक बुक फेयर में मिली, मैं देखना चाहता था उसमें लिखा क्या है, मालूम है क्या लिखा है? हाउ टू कमिट सुसाइड। और बहुत बिक रही फाइनल एक्सिट, कैसे किया जाए फाइनल एक्सिट, उसके विभिन्न तरीके बताए। एक तो ये तो हम लोग के तरीके है, वो फांसी चलाना, ये तो पॉइजन लेना, ये नहीं, वहां नए बढ़िया तरीके दिखे, और सब लोग को भी सुसाइड करना है। तो ये फाइनल एक्सिट किताब बहुत फेमस हो रही है। अमेरिका की बेस्ट सेलर किताब का नाम मालूम है? जापान की बेस्ट सेलर किताब का नाम मालूम है? द कंप्लीट मैनुअल ऑन कमिटिंग सुसाइड, आत्महत्या करने की संपूर्ण मार्गदर्शिका। 3.5 लाख प्रतियां बिक गई एक साल में, और कितने लोग का हाथ में पुस्तक लेकर के जैसा बताया था सुसाइड करके मर गए। फ्रांस की बेस्ट सेलर किताब का नाम मालूम है? सुसाइड यूजर्स मैनुअल। ये सब सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज हैं, सो कॉल्ड विकसित देश है, इनका ये हाल है। यहाँ पर आत्महत्या की किताबें निकल रही हैं, लोग आत्महत्या का परसेंटेज बढ़ रहा है। अभी भी हमारे यहाँ 9 का परसेंटेज था पहले, आज से 10 साल पहले 9 पर लाख, अभी जाकर के 10.5 पर लाख हो गया। अभी जाकर के 10.5 पर लाख हो गया, पर फिर भी बहुत दूसरे देशों में 24 है, 22 है, 23 है, उसकी कंपैरिजन में हमारा कम है। तो जो भी होगा, ये जो सुसाइड जो आगे बढ़ रहे हैं, उस सुसाइड प्रिवेंशन की बातें करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आत्महत्या बहुत ही हमारे शास्त्रों में उसे बहुत विहित माना गया। क्यों माना गया विहित, क्यों किया गया? क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि आत्महत्या जो करते हैं उसके बाद उनको शरीर नहीं मिलता, उनको प्रेत योनि में रहना पड़ता है, और उसमें बहुत कष्ट होता है, खाने की इच्छा है पर मुंह नहीं है, कुछ बहुत सारी इच्छा है पर इच्छा पूर्ण करने के लिए उनके पास शरीर नहीं है। उनको शरीर कब मिलेगा? जब उनके कर्म के अनुसार, मान लो उनकी उम्र थी 65 वर्ष और उन्होंने 35 वर्ष की उम्र में उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो बाकी के 30 साल कहाँ जाएंगे? उनको तो नया शरीर मिलेगा, 65 वर्ष के बाद में मिलने का था, उतना फिक्स था। ये 30 साल कहाँ जाएंगे? ये 30 साल प्रेत योनि में रहना पड़ेगा, उसमें बहुत कष्ट होगा, बाद में फिर जड़ योनि में जाएंगे, और फिर वहीं से शुरू करेंगे जहां शुरू किया था। फिर वही, मान लो किसी ने सांस के डर से आत्महत्या की हो, तो फिर वही सांस मिलेगी। वो कर्म तो खत्म करना ही पड़ेगा, उसके कर्म के अनुसार उसको सांस मिली, उसके कर्म के अनुसार उसको बहू मिली, उसके कर्म के अनुसार उसको हस्बैंड मिला, उसके कर्म के अनुसार उसको वाइफ मिली, वही वाइफ बाद में फिर मिलेगी, उसको पूरा भी करना पड़ेगा। तो ये डबल इतना नुकसान का धंधा होगा भाई। जो अभी दुख सहन करना था वो तो अगले साल जन्म में मिलेगा, ऊपर से प्रेत में इतना दुख, ये रिवर्स जर्नी है। इसलिए आत्महत्या नहीं करो, ऐसा हम लोग हाथ जोड़कर ही बोलते हैं। आत्महत्या का प्रॉफिट का धंधा नहीं है, नुकसान का धंधा है,
नहीं कि लोग मरना चाहते हैं, सभी लोग जिंदा रहना चाहते हैं, पर आत्महत्या क्यों करते हैं? अभी उनके पास जो दुख है, इतना अधिक दुख बढ़ गया है। पहली बात तो उनके जीवन का लक्ष्य नहीं है। कोई भी युवा को पूछो, भाई जीवन का लक्ष्य क्या है? पैसा कमाएंगे, फिर मजा करेंगे, और मजा नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। ये कोई उनका जीवन का लक्ष्य नहीं है कि काहे के लिए मनुष्य। अरे भाई, तुम्हारे जानवर में मनुष्य में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं। मनुष्य भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, मनुष्य भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, हम तो जानवर हैं। ये 4 पैर वाले, हम 2 पैर वाले। ये अभी ऐसी अनफॉर्चुनेट कंडीशन। और जब हमारे जीवन का लक्ष्य केवल मजा करना, जिस दिन मजा नहीं होता है उस दिन मर जाओ। और सब इंस्टेंट चाहिए आज के युवाओं को, इंस्टेंट सक्सेस। रातों रात करोड़पति बनना है, रातों रात हमको बिल गेट्स बनना है, रातों रात हमको अंबानी बनना है, रातों रात हमको इंस्टेंट सक्सेस चाहिए। इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट कॉफी नहीं मिला तो इंस्टेंट डेथ। पर काहे के लिए भाई पृथ्वी पर आए थे? आया था किस काम से? तू सोया चादर डालकर, समय हुआ जागा, फिर अपना पहचान रे। इस बात को ही भूल गए जो हमारे जीवन का उद्देश्य, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य हम भूल गए। इसलिए आज भटक रहे हैं। आज क्यों मानसिक आत्महत्या क्यों कर रहे हैं युवा वर्ग? नंबर 1, उनके पास कोई लक्ष्य नहीं, भटक रहे हैं। एक ज़ेन स्टोरी है। एक घोड़ा जोर से दौड़ रहा था। किसी ने पूछा घोड़सवार को, ए कहां जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? तो उसने बोला, आज द हॉर्स, घोड़े को पूछो। क्योंकि मैं घोड़ा नहीं ले जा रहा, घोड़ा मुझे ले जा रहा है। मैं जीवन नहीं जी रहा हूं, जीवन मुझे दे रहा है। सब लोग जा रहे हैं पैसे के पीछे पागल, मैं भी पैसे के पीछे पागल। सब लोग कुएं में गिर रहे हैं, मैं भी कुएं में गिर रहा हूं। जैसा सब लोग सुसाइड कर रहे हैं, मैं भी सुसाइड कर रहा हूं। पर क्या किस लिए आए थे? तो बुद्धि नाम की वस्तु को हमने गिरवी रख दिया। ये मॉडर्न युग की ये बात है। सब इंस्टेंट चाहिए, फास्ट फास्ट फास्ट, फास्ट फूड, फास्ट डेवलपमेंट, फास्ट फूड और फास्ट डेथ। सब कुछ फास्ट, सब कुछ फास्ट। ये मॉडर्न युग है, ये प्रॉब्लम है। इसलिए टोटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात हम करते हैं। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास जब होगा युवकों का, तब जाकर के उनके जीवन में न केवल सफलता आएगी, न ओनली कैरियर डेवलपमेंट आएगा, साथ साथ में कैरेक्टर डेवलपमेंट आएगा। न केवल सक्सेस आएगी, साथ में हैप्पीनेस एंड पीस आएगी। न केवल सफलता आएगी, साथ में सुख और शांति आएगी। ये सब एक साथ आवश्यक है। हमारे रामकृष्ण मिशन के 200 सेंटर हैं, उसमें से एक सेंटर है बेंगलोर में। बेंगलोर में ऐसे 2 सेंटर है, उसमें से एक सेंटर है बुल टेम्पल रोड पर। वहां की बात है, वहां पर हमारे आश्रम में रोज सुबह मंगल आरती होती है। हर एक सेंटर में मंगल आरती होती है। रायपुर में भी होती है। रायपुर विवेकानंद आश्रम देखा होगा ना आप लोग? किसने किसने देखा? सबने देखा है, बहुत अच्छा है। जिसने नहीं देखा हो जरूर से जाना। बहुत ही सुंदर आश्रम है विवेकानंद आश्रम, और बहुत बढ़िया मंदिर है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, सत्संग होते हैं, कार्यक्रम होते रहते हैं। अभी जनवरी में तो कितने सारे कॉम्पिटिशन्स हैं। तो वहां पर बेंगलोर में जो हमारे ग्रोथ भक्त थे, वहां सुनाई दे रहा है पीछे में, पीछे सुनाई दे रहा है? हाथ सुनाई दे रहा है? लोग हाथ ऊंचा करो जिनको सुनाई दे रहा है मेरी बात। ये यहाँ नहीं सुनाई दे रहा। ओके चलो, तो नहीं तो मैं नजदीक आ जाऊँ, यहाँ अभी ज्यादा सुनाई देगा। तो मैं जब बता रहा था, बेंगलोर में हमारे 2 सेंटर है, उसमें से बुल टेम्पल रोड पर जो सेंटर, वहां पर एक हमारे भक्त रोज मंगल आरती होती है। तो रोज मंगल आरती में आते हैं। सुबह 5 बजे मंगल आरती होती है, यहाँ भी होती है। और मंगल आरती के बाद वो अपने घर जाते थे। तो मॉर्निंग वॉक भी हो गया, मंगल आरती में हो गई, 1 पद 2 काज हो गया। तब एक दिन ऐसे मंगल आरती के बाद जा रहे थे, वापस लौट रहे थे, उन्होंने देखा अचानक एक हट्टा कट्टा पहलवान जैसा आदमी उनके पीछे दौड़ा उनको मारने के लिए। अरे सुबह सुबह में क्या बला आ गई भाई? मैंने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं, मेरे को मारने के लिए आ रहा है। अब आसपास में कोई आदमी नहीं था, सुबह कौन आदमी रहेगा? मेन रोड था पर कोई आदमी तो था नहीं। वो तो दौड़े बचने के लिए, और वो दौड़ रहा, वो जो पहलवान उसके पीछे दौड़ा। अब ये तो रिटायर्ड आदमी कहां तक जाएंगे? थोड़ी देर जाकर के थक गए, अब नीचे बैठ के आज मैं मर गया, मैंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा, अभी मेरे को मार डालेगा, ऐसा करके
नीचे बैठ गई। तब तक में तो आया होंडा पहलवान आया उनको छुआ, मैंने तुमको छुआ, अब तुम मुझको छुओ कर फिर भाग गया। बाद में पता चला मेंटल हॉस्पिटल से भाग गया। हाँ एकदम हट्टा कट्टा बढ़िया, देखने में क्या पर्सनालिटी, हम लोग बोलते हैं ना क्या पर्सनालिटी, इतना बड़ा लंबा चौड़ा देखने में सुंदर और ऊपर का। इसलिए मेंटल हेल्थ नेसेसरी, मेंटल हेल्थ बहुत। और अभी डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा ने जो बात बताई, एसक्यू की बात बताई, 1991 तक तो ठीक था, हम लोग आईक्यू की बात करते थे, हम लोग सोचते थे आईक्यू ज्यादा होगा वो आगे बढ़ेगा। पर 1991 में डेनियल गोलमैन ने खोज की ईक्यू, और उन्होंने कहा इमोशनल इंटेलिजेंस इज मोर इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल, एक डिपार्टमेंट हेड है, साइकोलॉजी का नहीं, दूसरे डिपार्टमेंट का, अब वो डिपार्टमेंट हेड है, वो पीएचडी है, डॉक्टरेट है, गोल्ड मेडलिस्ट, हाई आईक्यू लेवल है, बहुत हाई आईक्यू लेवल, परंतु प्रॉब्लम यह है कि उसके नीचे काम करने वाले उसके नीचे काम करते नहीं है, भाग जाते हैं। क्यों? एक ही बात है, सब कुछ अच्छा है, वर्ल्ड मेडलिस्ट से नॉलेज बहुत ज्यादा है, आईक्यू लेवल हाई है, परंतु जब गोद में आते हैं तो पेपर वेट लेकर के सामने वाले ऐसा गुस्सा आता है तो पेपर वेट उसी से मारते हैं, तो कोई उनके पीछे काम करता नहीं। तो क्या हुआ? हाई आईक्यू, लो ईक्यू, नो सक्सेस। हाई आईक्यू, नो ईक्यू, नो सक्सेस। अब लेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ द मॉडर्न साइंस जैसे बताया, डाना जोहार, शी इज अ प्रोफेसर इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उन्होंने खोज की एसक्यू। उन्होंने क्या कहा? न्यूरोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, ऑल द 4 पॉइंट्स ऑफ व्यू, न्यूरोलॉजिकली, biologically, physiologically, psychologically, from all points of view, there is a concluding evidence. There is something called SQ, which is the basis of both IQ and EQ. What is IQ? IQ will tell you how to play the game of life. IQ आपको बताएगा जीवन का खेल कैसे खेलें. What is EQ? EQ will tell you how to play the game of life under changed circumstances which change strategies. जीवन में जब परिस्थितियां बदलें तब अपनी मनस्थिति को बदल करके कैसे इन जीवन की परिस्थितियों से निपट सके, इनकी समस्याओं से निपट सके, ये कौन बताएगा? And what is SQ? SQ will tell you whether to play the game of life at all or not. That is your choice. जीवन का खेल क्यों खेल रहे हैं? क्या मकसद है? जीवन के खेल खेलने का उद्देश्य क्या है? ये कौन बताएगा? What is the purpose of life? What is the aim of life? Why we are here on this earth? क्या हमें अचीव करना है ताकि मरने के समय हमको गम न रहे। कबीर ने कहा ना, जब तू आया जगत में जग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो, मरते समय तुम हंसो जग रोए। ये है जीवन का उद्देश्य, ये पर्पस ऑफ लाइफ कि एज ए ह्यूमन बीइंग वी हैव ए वेरी डिफरेंट पर्पस फ्रॉम ऑर्डिनरी एनिमल्स। और हमारे शास्त्र में कहा 84 लाख योनियों में से मात्र मनुष्य योनि को ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो मॉडर्न साइंस कहता है नहीं, 84 लाख योनियां नहीं है, 125 लाख योनियां है। ज्यादा अंतर नहीं। देखो भाई, उस समय माइक्रोस्कोप नहीं था, क्लोनिंग नहीं होता था, फिर भी 84 लाख योनियां। अभी ये सब होने के बाद 125 लाख योनियां, ज्यादा अंतर। पर दूसरी बात जो कहते हैं वो तो बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच हो गई। क्या कहा? 84 लाख योनि में मात्र मनुष्य योनि को ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है, बाकी किसी योनि को प्राप्त नहीं हो सकता। और आधुनिक विज्ञान बोलता है IQ is available with all the species including the computers. IQ सभी योनियों के पास है, 125 योनियों के पास है, 25 लाख योनियों के पास है, कंप्यूटर के पास भी। EQ is available only with a few species. केवल कुछ ही योनियों के पास EQ है। But SQ is available only with the human species. केवल मनुष्य योनि के पास SQ है और किसी के पास नहीं है। And to develop this SQ
ह्यूमन बीइंग, हम लोग मनुष्य हैं और हमारा ये जन्मसिद्ध अधिकार है। कौन कौन मनुष्य है? किसी को कोई डाउट है? डाउट हो तो बता देना। प्रत्येक मनुष्य के पास ये स्पेशल राइट है, स्पेशल राइट कि हम अपने भीतर की दिव्यता को प्रकट करें, हम एसक्यू को प्राप्त करें और अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद इसको प्राप्त करें। आइंस्टाइन इन्होंने किताब लिखी द वर्ल्ड एज आई सी इट। किताब में लिखते हैं द ट्रू वैल्यू ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज डिटरमाइंड प्राइमरीली बाय द मेजर एंड द सेंस in which he has attained to liberation from the self. The true value of a human being is determined primarily by the measure and the sense in which he has attained to liberation from the self. और लिंकन बार्नेट ने किताब लिखी आइंस्टाइन एंड द यूनिवर्स। उसमें क्या लिखा? Man has a unique capacity of transcending himself and perceiving himself in the act of perception. मनुष्य के पास ये स्पेशल प्रोविजन है कि अपने आप से बाहर जा सके और उस अल्टीमेट रियलिटी को which is beyond time space and causation उसको जान सके। ऐसी कैपेसिटी मात्र मनुष्य योनि के पास है। Man has a unique capacity of transcending himself and perceiving himself and the act of perception. और इसीलिए नील बोर कहते हैं What is the specialty about human being? नील बोर, वो भी नोबेल प्राइज फिजिक्स पे, वो क्या कहते हैं? Man is spectator and actor in this great drama of life simultaneously. ये मनुष्य जो है वो इस जीवन में एक्टर भी है, स्पेक्टेटर भी है, प्रेक्षक भी है, दर्शक भी है और अभिनेता भी है। ये दोनों काम एक साथ कौन कर सकता है? मात्र मनुष्य कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। उदाहरण, भीम और दुर्योधन का युद्ध हो रहा है, ठीक है? नाटक चल रहा है, स्टेज पर आके भीम और दुर्योधन, और भीम ने करदा लेकर के ऐसा जोर से मारा दुर्योधन को कि दुर्योधन वहीं मर गया, नाभि में डाला उसको, मारा, दुर्योधन मरा। अब जब जोर से मारता है तो भीम क्या करता है? भीम सोचता है ये दुर्योधन है, मैं भीम हूं, इसको मुझे मार डालना है। उसी समय उसको मन में आता है पर सचमुच में मेरा नाम राम है, इसका नाम श्याम है, 5 मिनट बाद जब पर्दा आएगा तब दोनों ग्रीन रूम में एक साथ कॉफी पीने वाले हैं। वो भूलता नहीं है, तो वो भूलता नहीं, एक्टर तो करता है, स्पेक्टेटर भी है, वो जानता है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूं, मैं मार रहा हूं और मैं मार रहा हूं उसका ज्ञान भी उसको है, और मैं ज्ञान मार रहा हूं, इसको मारने से ऐसा मारना है कि लोगों को लगे मैंने जोर से मारा, फिर भी इतना धीरे मारना है ताकि फिर कॉफी का कप हमारा ठीक रहे, हम लोग एक साथ कॉफी पिएंगे, दोनों हमारे मित्र हैं, ऐसे तो मेरा मित्र है, वो भूलता नहीं हो। तो वी आर एक्टर्स एंड स्पेक्टेटर्स इन दिस ग्रेट ड्रामा ऑफ लाइफ साइमल्टेनियसली। ये विशेष हमारे पास योग्यता होने के बावजूद हम मेंटल हेल्थ के कारण भुगतते हैं, बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन द पर्पस ऑफ मैन। इसलिए एसक्यू हमारा डेवलप हो जाएगा तो मेंटल हेल्थ आ जाएगी। अब इसके बाद केवल एक स्टोरी के द्वारा मैं समाप्त करूंगा। टाइम हो गया है, शायद मेरा हो गया है, बाबा रे 4 बज गया, अभी क्या करूं? स्टोरी सुनना है कि नहीं सुनना है? वही स्टोरी सुनाऊंगा जो स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में सुनाई थी, और उस स्टोरी को सुनने के बाद इनका सब डिप्रेशन चला गया, वहां के युवकों को डिप्रेशन चला गया, पर बाद में उन्होंने मैसेज भुला दिया। इसीलिए एलिना स्टार्क इन्होंने किताब लिखी, किताब का नाम है दी गिफ्ट अनओपन्ड। एलिना स्टार्क ने किताब लिखी, किताब का नाम है गिफ्ट अनओपन्ड। उसमें उन्होंने कहा स्वामी विवेकानंद 100 साल पहले आए, उन्होंने अपना संदेश वेदांत का अमृत हमको पिलाया, उन्होंने हमको संदेश दिया, पर उसको हमने भुला दिया। आज हमारे युवा वर्ग सिज़ोफ्रेनिक बन रहे हैं, ड्रग एडिक्ट बन रहे हैं, हमारे युवा डिप्रेशन जब भोग रहा है, उसका एकमात्र कारण है स्वामी विवेकानंद ने जो गिफ्ट हमको दिया था, वो गिफ्ट बॉक्स हमने खोला ही नहीं। गिफ्ट अनओपन, वो गिफ्ट बॉक्स बंद ही रह गया। और मैं कहता हूं भारत में भी हमने वो गिफ्ट बॉक्स बंद ही रखा है, हमको भी ये गिफ्ट बॉक्स खोलना पड़ेगा। कौन सा है गिफ्ट बॉक्स? स्वामी विवेकानंद ने जो वेदांत का अमृत का बॉक्स दिया है ना, उसको खोलना पड़ेगा।
साथ में, कोलंबस डिस्कवर्ड द soil of America, but Vivekananda discovered the soul of America. और स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका की आत्मा को खोजा, वहां के युवकों का डिप्रेशन दूर करने के लिए वेदांत को अमृत दिया और वो अपने भुला दिया। आज हमारे युवा सफर करें। मैं ये कह रहा हूं हमारे भारत की युवा वर्ग भी इसीलिए दुखित हैं, डिप्रेशन में है, हताशा में है, निराशा में है, छोटी छोटी बातों में हताश निराश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद का संदेश भुला दिया, वेदांत का अमृत जो पिलाया था वो गिफ्ट आनोमन रह गया। फिर से हमको याद करना पड़ेगा जो संदेश उन्होंने शिकागो धर्म सभा में दिया था। क्या संदेश दिया था? श्वेता क्षेत्र उपनिषद की बात उन्होंने बताई। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदामेकं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा तिमृतमेति नान्य पंथा विद्यते नाय। मैंने अमृत के संतानों सुनो, मैंने उस परम पुरुष को जान लिया जिसको जानने के बाद सभी दुखों से निवृत्ति होती है। और फिर उन्होंने कहा, हे अमेरिका वासी भाइयों बहनों, मैं भी तुमको इस नाम से संबोधन करना चाहता हूं। क्या? अमृतस्य पुत्रा, ye the children of immortal bliss, holy and perfect beings, ye divinities and sinners, it is a sin to call a man so. It is standing liable in human nature. Come up alliance and shake up the delusion that you are sheep. Your soul is immortal, spirit is free, blessed and eternal. You are not matter, you are not bodies. Matter is a servant, not he the servant of matter. हो शेरो, इस मिथ्या भ्रम को झटझट करके फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो। तुम्हारे भीतर में अजर अमर आत्मा है, तुम्हारे भीतर में आत्मा की अनंत शक्ति विराजमान है, उसको प्रकट करो। ये संदेश आज उतना ही महत्व का है, विशेष ज्यादा महत्व का है जितना उस समय नहीं था। और उस कहानी के माध्यम से उन्होंने बताया था, एक शेरनी थी, जंगल से जा रही थी, भेड़ों का एक झुंड जा रहा था। भेड़ों के झुंड को पार करने शेरनी ने छलांग लगाई। तो उस समय शेरनी के पेट में एक बच्चा था, छोटा बच्चा। वो तो भेड़ों के झुंड में गिर गया, उस गर्भपात उसको हो गया, गर्भवती थी, जोर से छलांग लगाई तो गर्भपात हो गया। पेट में जो छोटा बच्चा था वो तो गिर गया भेड़ों के झुंड में, और शेरनी उस पार जाई और तड़पने लग गई, तड़पते तड़पते मर गई। अब ये शेरनी का छोटा बच्चा रोने लग गया। क्यों? उसकी मां मर गई थी। अब भेड़ों की मां को दया आ गई, तो वो भेड़ों की मां ने शेरनी के बच्चे का लालन पालन शुरू किया। अब ये शेरनी का बच्चा भेड़ों के साथ जाने लग गया, भेड़ों के साथ खेलने लग गया, भेड़ों के साथ खाने लग गया। भेड़ क्या खाती है? ये भी घास खाने लग गया। और भेड़ें क्या बोलती हैं? ये भी बे करने लग गया। अब धीरे 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 शेरनी का बच्चा बड़ा हुआ और खेलता है भेड़ों के साथ, जाता है भेड़ों के साथ, खाता है घास भेड़ों के साथ, बोलता है बे भेड़ों के साथ। बहुत समय बाद एक बड़ा शेर उस जंगल में, उसने देखा उस रास्ते पर से कितनी सारी भेड़ें जा रही बे करते हुए। आश्चर्य से देखा आखिरी में एक छोटा सा शेर जा रहा है, वो बे कर रहा है। अब किसी शेर को इसने बे करते देखा ही नहीं था। तो बड़ा आश्चर्य का बाजरा क्या है जानने के लिए वो जरा नजदीक आया, और नजदीक आया तो ये भेड़े शेर को देखकर के इतनी घबरा के भागने लगे। ये छोटा शेर वो भी भागने लग गया। बड़े शेर ने कहा, तू कहां है? अरे ये भेड़े हैं, जाते हैं, मेरे से डरती क्योंकि मैं शेर है। तू तो शेर है, तू क्यों डरता है? छोटे शेर ने क्या कहा? भेड़ रोने लग गया। बड़े शेर ने कहा, बेवकूफ कहीं का, अरे तू शेर है, अपने आप को भेड़ मानता है? तू शेर है, शेर, भेड़ नहीं है। ये छोटा शेर और भी घबरा गया। अरे तू भेड़ नहीं है, तू शेर है, शेर। फिर से वही होता। बहुत बार उसको समझाया, आखिर तो वो माने नहीं। मैं तो रोने लग गया, और ज्यादा रोने लग गया। अब बड़े शेर को बड़ा गुस्सा पकड़ा, उसको गले से पकड़ा, घसीट करके एक तालाब के किनारे देख, तालाब में पानी में देख, तेरी परछाई देख, मेरी परछाई देख, तेरा चेहरा मेरे समान है, शेर के समान भेड़ है, देख। बड़े शेर ने तो शेर के समान चेहरा दिख रहा है। बस तू समझ गया, अब बे करना बंद कर, मेरे साथ गरजना चल, अब तू जंगल का राजा हो गया, जंगल का राजा। स्वामी विवेकानंद ये कहानी बता के बोलते, देखो ये छोटा शेर पहले से था ना, शेर नया बना,
पहले से तो क्यों बे करता था? भूल गया था कि मैं। उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद बोलते हैं प्रत्येक मनुष्य के भीतर में दिव्य आत्मा है। क्या है? उसके उस दिव्य आत्मा में अनंत शक्ति है। कितनी शक्ति? ये अनंत शक्ति वाला दिव्य आत्मा किसमें है? प्रत्येक मनुष्य में है। बालक हो चाहे वृद्ध हो, गरीब हो चाहे पैसे वाला हो, उच्च वर्ण का हो निम्न वर्ण का हो, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में क्या है? दिव्य आत्मा। उसमें शक्ति कितनी है? अनंत शक्ति। उतनी अनंत शक्ति होने के बावजूद तुम लोग क्या बोलते हो? मुझे तो बहुत डिप्रेशन आ गया है, परीक्षा में बहुत नर्वस हो जाती है, कैसे परीक्षा में भाग लोगे, कैसे टूर्नामेंट मुझे तो बहुत डर लगता है। आज से व्यायाम करना शेरों की भेड़। आप घर में जाके बोला नहीं मम्मी मैं शेर नहीं, दूसरों को खाने के लिए शेर और शेरनी नहीं बनाया, दूसरों को सेवा करने के लिए बनाया। पर ये बात याद रखना है, वो शेरों इस मिथ्या भ्रम को झटक करके फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो। तुम तो अजर अमर आत्मा हो। तुम्हारे भीतर में आत्मा की अनंत शक्ति विराजमान है। आज यदि हम व्यय कर रहे हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, आज हमारा युवा वर्ग डिप्रेशन में है, आज हमारा युवा सुसाइड की सोचता है बात में, आज हमारा युवा वर्ग आज छोटी छोटी बातों में हताश निराश हो जाता है, उसका एकमात्र कारण है उसने एसक्यू डेवलप नहीं किया। एकमात्र कारण है उसके भीतर में दिव्य आत्मा विराजमान है, उसको भूल गया है, उसकी शक्ति को उसने जागृत नहीं किया। आत्मा तो है पर सोई हुई है, उसको जगाना पड़ेगा। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा प्रत्येक मनुष्य के भीतर में दिव्यता सुषुप्त रूप से विराजमान है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उस अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना। कैसे? बाह्य मंत्रवृत्ति को वशीभूत करके। ये कैसे हो सकता है? 4 उपाय हैं: राजयोग, ध्यान, भक्ति योग, प्रार्थना, ज्ञान योग, चिंतन, कर्मयोग, निस्वार्थ सेवा। चारों योगों का समन्वय करके हम दैनंदिन जीवन में सुख शांति सफलता प्राप्त कर सकते हैं और शाश्वत सुख, शाश्वत शांति, शाश्वत सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। केवल ये एसक्यू को डेवलप करना है, मैनिफेस्ट करना है डिविनिटी को। भीतर में जो अनंत शक्ति है उसको जागृत करना है, भीतर में जो शेर और शेरनी है उसको जगाना है। और ये भेड़ के समान व्यायाम हमारा बंद हो जाएगा जब भीतर की दिव्य शक्ति जागृत हो जाएगी। ये हम लोग करने के लिए रोज क्या करना है? प्रतिदिन हमें ध्यान करना है, कुछ समय के लिए ध्यान करना है। कुछ ध्यान नहीं आता हो तो स्वामी विवेकानंद का एक फोटो ले लो, जाओ विवेकानंद आश्रम में फोटो मिलेगा, कोई भी एक फोटो लेकर के अपने सामने रखो, टेबल के सामने, और थोड़ी देर तक 1 मिनट के लिए उसको देखो। 1 मिनट के लिए, केवल 1 मिनट के लिए खुली आंखों से देखो। बाद में 1 मिनट के लिए बंद आंखों से उसी फोटो को देखने का प्रयत्न करो। ये 2 मिनट का ध्यान। उसके बाद में 1 मिनट के लिए खुली आंखों से देखो, फिर 2 मिनट के लिए बंद आंखों से देखो। ऐसा करते 3 महीने के भीतर में ऐसा होगा, रोज 5 मिनट का बढ़िया ध्यान तुम्हारा हो जाएगा। केवल 1 मिनट तुमने देखा है स्वामी जी का फोटो, और हमारे भीतर में जो स्वामी विवेकानंद हैं, चैतन्य स्वरूप विवेक बुद्धि के अंदर, वो आ जाएंगे। फिर ये तो मैंने बताया, जो मैंने देखा है, कई लोगों को इससे फायदा हुआ है। पर तुमको बुद्ध अच्छे लगते हैं, क्राइस्ट अच्छे लगते हैं, महावीर अच्छे लगते हैं, राम अच्छे लगते हैं, कृष्ण अच्छे लगते हैं, दुर्गा अच्छी लगती है, जो भी तुम्हारा देवी देवता जिसमें तुम्हारा विश्वास है, उनका फोटो रखो या उनकी मूर्ति को देखो 1 मिनट के लिए खुली आंखों से। यदि किसी देवी देवता में विश्वास नहीं है, दिव्य ज्योत है, दिव्य ज्योत पर ध्यान करो। पर 1 या 2 मिनट के लिए रोज 5 मिनट हो सके तो 5 मिनट ध्यान करो सुबह शाम, तो उससे बहुत फायदा होगा। ये है राजयोग। वैसे तो राजयोग अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उस सब में कॉम्प्लिकेशन में मैं नहीं जाऊंगा, बहुत बड़ा विषय है अपने आप में। पर उसका संक्षेप में मैंने कहा ध्यान, ये राजयोग तुम्हारे लिए संक्षेप कर दिया मैंने। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत स्पेशल कंसेशन, राजयोग का स्पेशल कंसेशन करके 5 मिनट केवल कर दिया, वो भी केवल ध्यान। दूसरा है भक्ति योग, प्रार्थना। सुबह शाम प्रार्थना करनी चाहिए। गांधी जी कहते थे कि प्रार्थना तो मेरे मन का पूरा है। हम लोग रोज खाना खाते हैं कि नहीं?
अरे मैं तो क्या बोलता हूँ, हमारे गुजरात में क्या प्रॉब्लम हुआ है मालूम है? ये लोग नवरात्रि में है ना उपवास करते हैं और उस समय इनका वजन बढ़ जाता है। अरे मैं बोला अरे भाई उपवास करने से वजन बढ़ता है? बोले हाँ, क्योंकि रोटी दाल भात साग तो खा नहीं सकते, केवल जो फराळ के आइटम, पहले फराळ बोलते थे, फलाहार में से फराळ हो गया। फलाहार मतलब जो जितने टाइप के फल अवेलेबल है वो तो खाते ही हैं, और फराळ मतलब रोटी दाल भात साग के अलावा जितने आइटम सब खा सकते हैं। मूंगफली के दाने भी खाएंगे, फिर पोटैटो चिप्स खाएंगे, फिर वो खाएंगे, उसका स्पेशल बड़े चिवड़ा आता है, फिर अलग से अलग का उसका पैटिस आता है, फराड़ी पैटिस, फराड़ी चिवड़ा, फराड़ी वो पोटैटो चिप्स, सब फराड़ी ये 40-50 आइटम लेके बैठते हैं और ये उपवास होता है। नवरात्रि का उपवास हुआ, वजन बढ़ गया 10 किलो। अरे जो भी होगा, पर ये बात तो सच है कि जब हम लोग उपवास करते हैं तो निर्जला उपवास बहुत कम लोग करते हैं, निर्जला बहुत कम करते हैं। कुछ लोग निर्जला एकादशी भी करते हैं, पानी भी नहीं पीते, ये लोग टॉप मोस्ट में। फिर कुछ लोग हैं एकादशी के बहुत प्रकार के, एक है निर्जला एकादशी एकदम बिना पानी, दूसरा है केवल पानी पीना, तीसरा है पानी के समान जो भी पदार्थ उसको लेना, मतलब दूध भी चलता है, चाय भी चलता है, कॉफी भी चलती है, वो भी चलती है, माने प्रवाही सब चलता है, फ्रूट ऑरेंज जूस सब चलता है। फिर उसके बाद उससे नीचे आता है कि उसमें फराळ की माने दाल भात साग रोटी के अलावा सब आइटम खा सकते हैं। तो ये उसको वो फास्ट नहीं है, फिस्ट है, वो फिस्ट है, फास्ट नहीं। तो जो भी होगा, हम लोग जब ये उपवास करते, कैसा उपवास करते हैं? निर्जला नहीं करते, कैसा करते हैं? फराळ वाला उपवास, फलाहार वाला उपवास करते हैं सब, है ना? खाली पेट एकदम नहीं रहते हैं। क्यों? अरे ट्रेन में भी जाते हैं तो खराब रहता है, फिर भी खा लेते नहीं भाई, हमारा शरीर है ना निर्बल हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, एक दिन नहीं खाएंगे तो। इसलिए भाई जो मिलता है, अब गरम घर में गरम मिलता था, ठंडा मिला खा लिया, भाई शरीर को तो ठीक रखना पड़ेगा। और मन के खुराक की बात बाकी है, एक दिन का उपवास नहीं, टाइम नहीं है, स्वामी जी प्रार्थना करने का टाइम कहाँ है? एक दिन का उपवास नहीं, 2 दिन का उपवास नहीं, 5 महीना निर्जला उपवास किया, प्रार्थना नहीं की, और एक दिन छोटी सी समस्या आ गई, सुसाइड। क्यों सुसाइड? बिकॉज प्रार्थना तो की नहीं, मानसिक खुराक खाया नहीं, स्वामी जी की किताब पढ़ी नहीं, कोई ऐसी किताब जिसमें पॉजिटिव चीज आ गई, किताब 6 महीना पढ़ी नहीं। क्यों? टाइम नहीं है। अरे आपको स्वामी जी पता नहीं 956 चैनल्स ऑन टीवी, कितना देखे कितना न देखे, इतनी सारी चैनल है, इंटरनेट चीटिंग एक साथ चलता रहता है, इतना सारा हमारे पास व्हाट्सएप का इतना सारा मैसेज आता रहता है, उसको मैं हैंडल करूं कि फेसबुक पे मैं स्टेटस दूं, अगर कि वहां पर मैं स्टेटस, इतना टाइम कहां है? केवल 86,400 सेकंड कब चला जाता पता ही नहीं पड़ता। इसमें कहां से मैं प्रार्थना करूं, कहां से ध्यान करूं, कहां से स्वामी का किताब पढ़ूं? कोई बात नहीं है, कुछ मत करो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो भगवान का नाम लेने का टाइम नहीं मिला, दूसरे लोग राम का नाम लेंगे, राम नाम 4 दिन बैठ करके आपको सुना करके वो लोग नाम लेंगे, आपको नाम लेने का जो टाइम नहीं मिला, दूसरे लोग आपको उठा करके नाम लेते हुए मशान घाट में ले जाएंगे। ये होने वाला है। ये आत्महत्या का बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट इतने सारे उपाय निकाल रहे हैं, मैं बोला तुम कुछ भी निकालो, सुसाइड बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि आप जड़ में पानी लेते हो, पत्तों में पानी देने से कुछ नहीं होने वाला। जड़ में पानी दो, जड़ में, जड़ कहाँ है? जड़ यही है कि जीवन का उद्देश्य नहीं। जब तक एसक्यू डेवलप नहीं होगा, जब तक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं आएगा, जब तक दिन में कम से कम 15 मिनट, 14.5 मिनट, 86,400 सेकंड होते हैं, उसका 1% 864 सेकंड, 14.5 मिनट कम से कम हम नहीं बिताएंगे प्रार्थना में, ध्यान में, अच्छी किताबों को पढ़ने में, पावरफुल थॉट, पॉजिटिव थिंकिंग ये नहीं करेंगे तो नेगेटिव थिंकिंग आना ही है, और हमारा दुर्बल मन और दुर्बल होता जाएगा, और दुर्बल होता जाएगा, और दुर्बल होता जाएगा। छोटी सी समस्या आई, सुसाइड। ये होना ही है। इसलिए यदि सचमुच में मेंटल हेल्थ हमको चाहिए,
युवा वर्ग को मैं अनुरोध करूंगा कि आपकी मेंटल बैटरी को रोज चार्ज कीजिए। मोबाइल की बैटरी तो चार्ज कर नहीं तो न तो व्हाट्सएप जाएगा, न स्टेटस जाएगा, न आपका तुम्हारा ईमेल जाएगा, न इंटरनेट चीटिंग होगा, न चैटिंग होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए उसके बारे में मुझको बोलना नहीं है। व्हाट अबाउट बैटरी, तो मोबाइल बैटरी तो चार्ज हो गई, मेंटल बैटरी को चार्ज कौन करेगा? इसलिए मोबाइल को चार्ज करने के लिए तो आपने क्या किया, प्लग को सॉकेट में डाल दिया। अब मेंटल बैटरी कैसे चार्ज होगी? इलेक्ट्रिक शॉक। इसके लिए इलेक्ट्रिक शॉक, ये मेरी बात नहीं है, फ्रेंच मनीषी रोमारोला कहते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जो नोबेल प्राइज विनर थे, उन्होंने रोमारोला को कहा, इफ यू वांट टू नो इंडिया स्टडी विवेकानंद, इन हिम एवरीथिंग इज पॉजिटिव, नथिंग नेगेटिव। उसमें सब कुछ सकारात्मक है, नकारात्मक कुछ भी नहीं है। और बाद में रोमारोला ने जब स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ी तो इतने चार्ज हो गए, इतने उससे प्रभावित हो गए, उन्होंने स्वामी विवेकानंद की किताबों के बारे में लिखा, these words are great music, phrases in the style of Beethoven. I cannot touch these sayings of his scattered as they are to the pages at 30th distance without receiving a thrill through my body like an electric shock. आज भी जब स्वामी जी की किताबें पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा रोमांच होता है मानो इलेक्ट्रिक शॉक लगा। ये इलेक्ट्रिक शॉक हमें चाहिए, रोज इलेक्ट्रिक शॉक लेना पड़ेगा, रोज इलेक्ट्रिक करंट करके हमारी मेंटल बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा। इसलिए मेरा ये अनुरोध है युवा वर्ग से कि जब भी रोज रात को आपकी मोबाइल की बैटरी चार्ज करेंगे, प्लग को सॉकेट में डालें, हाथ में स्वामी विवेकानंद की किताब ले लो। जब तक कि मोबाइल की बैटरी चार्ज हो जाएगी, मेंटल बैटरी चार्ज हो जाएगी। कौन करेगा मेंटल बैटरी, कौन चार्ज करेगा? अच्छा वेरी गुड। कल से कि आज काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होएगी तो ये तुलसीदास जी की बात है। और अपोजिट पार्टी क्या बोलता है मालूम है? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, अपनी क्या है प्यारे, जब जीना है परसों। तो तुम लोग कौन सी पार्टी में? तुलसीदास। तो काल करे सो आज कर, आज ही जाओ यहाँ से सीधा विवेकानंद आश्रम, किताब ले लो स्वामी विवेकानंद, या तुम्हारे घर में कोई भी पॉजिटिव थिंकिंग की कोई भी किताब होगी, गीता होगी, रामायण से महाभारत है, जहां भी पॉजिटिव थॉट आते हैं, आई एम नॉट वेरी डॉगमेटिक अबाउट इट, पर इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा स्वामी विवेकानंद की किताब से। रोमारोला बोलते हैं, मेरी बात नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद की छोटी किताब ले लो और वो किताब लेकर के कम से कम जब तक कि ये मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है तब तक हाथ में रखो, मेंटल बैटरी चार्ज हो जाएगी। मैंने ट्रेलर दिखा दिया, फिल्म दिखाना बाकी है, टाइम पूरा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई, वो भी बोलती है जल्दी जाओ जल्दी जाओ, जल्दी पूरा करो, गर्मी भी बहुत रही, पीछे जो बैठे थे जल्दी पूरा कीजिए, अब तो जाना है, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। ये सब मन में बोल रहे, मेरे को यहाँ कहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं और मेरे का टाइम भी मेरा हो गया है पूरा, तो अभी मैं तो सब्जेक्ट तो शुरू नहीं किया, ऐसे ऊपर भूमिका बना रहा था। तो जो भी होगा अभी सचमुच देखना है तुम लोग। इसके ऊपर मेरे सब YouTube में लेक्चर्स मिलेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर मिलेंगे, हाउ टू ओवरकम टेंशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, होलिस्टिक अप्रोच टू स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सभी के आपको लेक्चर्स मिलेंगे YouTube में। मेरे नाम से स्वामी निखिलेश्वरानंद डालो तो मेरी चैनल है, उस चैनल में बहुत सारे लेक्चर हैं, उसको सुनना। और बाद में मेरा ईमेल आईडी है nikhileshwaran@gmail.com, जाके पास भी मेरा ईमेल आईडी, मेरा कार्ड भी दिया हुआ है। तो बाद में आज प्रश्नोत्तरी के लिए समय नहीं है, प्रश्न तुम पूछना तो मैं प्रश्न को उत्तर दूंगा। मैं पुनः धन्यवाद देता हूं स्कूल ऑफ स्टडीज साइकोलॉजी एंड पब्लिक आउटरीच सेंटर और रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी के सभी आयोजकों को, उन्होंने मुझे निमंत्रित किया और आप लोगों से मिलने का मुझे सौभाग्य दिया। और सबसे ज्यादा मैं खुश हूं आप आज की ऑडियंस की क्वालिटी से मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। I am very happy seeing the quality of the audience। इतनी अच्छी क्वालिटी के ऑडियंस मुझे बहुत कम मिलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाए, गर्मी भी हो, फिर भी शांत होकर के कॉन्सेंट्रेशन से इतना सारा सुने, इसलिए आप लोगों को विशेष धन्यवाद। अंत में मैं स्वामी विवेकानंद के चरणों में ये प्रार्थना करूंगा, उनके आशीर्वाद तुम सब पर बरसे और स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ करके उसको आत्मसात करके उसमें से इलेक्ट्रिक शॉक लेकर के अपनी मेंटल बैटरी
चार्ज करके अंदर की दिव्यता को प्रकट करें और ध्यान प्रार्थना के द्वारा ऐसी को प्राप्त करें। मेंटल हेल्थ तुम्हारी अच्छी हो, दूसरों की भी मेंटल हेल्थ अच्छी करने में सक्षम हो सके, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट हो तुमको बाद में सब करना है, उसके लिए भी प्रभु तुम्हें शांति दे। इस प्रकार की प्रार्थना स्वामी विवेकानंद के चरणों में करता हूँ और आप सबके भीतर में जो दिव्य चेतना विराजमान है उसको प्रणाम करके मैं अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।